अलाउ, एक मिनट बस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा स्टार्ट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी है ये हमारा। आवाज आ रही है? क्लियर है? सब कुछ बता दो अभी पहले, क्योंकि आज सिर्फ लेक्चर ही होगा, लिखने का काम नहीं होगा ज्यादा। तो आवाज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है आवाज? हाँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। कैमरा साफ कर लूं? बिल्कुल तो क्लियर दिख रहा है, और इससे ज्यादा क्लियर क्या लोगे बच्चों? एमआई का फोन है, फ्रंट कैमरा इसके लिए जाना जाता है ये लो साफ कर दिया। अब बताओ, अब सही है या ब्राइटनेस बढ़ा दूं? स्क्रीन रिकॉर्ड तो हो नहीं रही, ब्राइटनेस का क्या फायदा होगा? अब ठीक है? अच्छा, वो कैमरे पे मैंने उंगली करी, ठीक हो गया कि गंदा हो जाता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारा सिलेबस। वैसे मैंने बहुत पहले डिस्कस करा था अप्रैल में ही, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उसमें सब बता दिया था पहले ही सिलेबस के बारे में। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अकाउंट्स का पेपर आपका दो पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमने पढ़ लिया है, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं। उसमें आपका एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी, ये तीन चीजें हैं जो पूरा 60 नंबर का है। 10 नंबर का एनपीओ, 30 नंबर की पार्टनरशिप और 20 नंबर की कंपनी अकाउंट। तो ये 60 नंबर हो गए आपके पार्ट ए के जो होंगे। फिर आपका उसी पेपर में होगा एक पार्ट बी। पार्ट बी और एक होता है पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस होती है। तो मुझे जहां तक पता है, मैं आज तक जितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, पार्ट सी बहुत कम बच्चे लेते हैं। पार्ट बी ही होता है सबके पास, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पार्ट सी होता है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। कुछ बच्चे उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं मैं बता देता हूं। पहला चैप्टर होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। दूसरा होगा हमारा इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा होगा आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, जिसमें कॉम्पेरेटिव और कॉमन साइज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर, तीसरे वाले में। फिर चौथा चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग रेशियो, और पांचवा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा मार्किंग सुन लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा 8 नंबर का। 6 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन और एक एक नंबर की 2 थ्योरी आ जाती है, तो 6 से 8 मतलब 8 नंबर। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर नंबर 4 जो है वो आएगा 4 नंबर का, 8 और 4 12। और तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो 12 और 4 16। अगर कैश फ्लो 8 का नहीं 6 का आया तो भी कितने हुए? 14 नंबर। क्लियर है यहाँ तक? वैसे 8 का आता है, बाकी बचे 4 नंबर। पार्ट बी जो है वो 20 नंबर का है, तो 16 ही हो गए। 4 नंबर आपका पहला और दूसरा चैप्टर मिला के आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इसका मतलब ज्यादा वेटेज इसमें है नहीं। जो बात के चैप्टर्स हैं उनके फिक्स क्वेश्चन और फिक्स मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई एक कंपनी, जैसे कि आपने अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग अभी तक कर ली। आप 11th क्लास में थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग आपने सीखी। फिर आप 12th क्लास में आए तो आपने पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करना सीखी कैसे होती है, और कंपनी अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जर्नल एंट्री सीखा बस अभी आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, और ना हमें बनाने हैं। बात समझ आ गई मेरी? हमें सिर्फ उनका फॉर्मेट देखना है खाली यहाँ पे, कि वो होता कैसा है। बनाने के लिए नहीं आएगा 12वीं क्लास में, बनाने के लिए आगे जाके आता है 12th के बाद। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट मतलब वही ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, बस नाम अलग अलग होंगे। नाम अलग अलग होंगे। नाम क्या होंगे सर? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही कहेंगे। तो एक तो होगा बैलेंस शीट, फिर दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। उसका नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। और सर क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट। तीसरा क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होगा सर? बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट के जो आइटम्स हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी नीचे। ठीक है, उनकी क्या होगी? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीचे दी होगी। समझ गए आप यहाँ पे? तो ये आपके 3 हो गए। एक और होता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक और क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपको ये बताएगा कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ बिजनेस में से।
तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के होते हैं जनरली, और इनके साथ दो रिपोर्ट भेजनी होती है कंपनी को। एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग, और एक होती है ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। जैसे जो कंपनी है उसने अपने फाइनल अकाउंट बना लिए, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अब कंपनियों को सरकार ने कहा कि आपने अकाउंट तो बना लिए, हमें भरोसा नहीं है तुम्हारे अकाउंटेंट पे, तुमने जिनसे अकाउंट बनवाए हैं हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम्हें इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा किसी इंडिपेंडेंट यूनिट से, मतलब एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसका कोई इंटरेस्ट तुम्हारी कंपनी में नहीं है। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी टीम आएगी, उन सारे अकाउंट्स की चेकिंग करेगी कि इन्होंने सही से अकाउंट बनाए हैं या नहीं। ऑडिट करने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, उसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो दो रिपोर्ट अलग से हमें देनी पड़ती है, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो हमारा सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक, आपके पास किताब होगी, जिन बच्चों ने खरीदी होगी, 400-450 रुपए की किताब है वो 20 नंबर की। अगर किसी ने नहीं खरीदी है तो मत खरीदना इतना पैसा इन्वेस्ट करके क्या करोगे। ठीक है, कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किताब की, और फिर भी लेना चाहो तो ले लेना शौक से। ठीक है, उसमें सब लिखा होगा, मैं जो दूंगा उसमें सिर्फ उतना ही लिखा होगा काम की बातें, और अगर किसी को पूरा भी चाहिए हो ना, मैं स्क्रीन वो लेके पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, क्योंकि हमें पहले दूसरे चैप्टर का ही कंटेंट चाहिए होगा खाली, बाकी पूरी किताब का कोई यूज हमारे लिए ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको वैसे पढ़ा दूंगा, अभी तक बिना किताब से पढ़ा दिया मैंने। अब हम आते हैं काम की बात पे कि इनके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं। आपने जो अभी तक बनाई थी बैलेंस शीट 11th क्लास में, आप इस तरीके से बनाते थे टी फॉर्म में। ये वाली साइड सर राइट हैंड साइड होती थी एसेट साइड, और ये वाली साइड होती थी लाइबिलिटी साइड। इधर जितने भी एसेट्स होते थे वो लिख देते थे, और इधर सारी लाइबिलिटी होती थी वो लिख देते थे। आप ध्यान करो, जब अगर आपने अपनी बुक के अंदर वो फॉर्मेट देखा हो कभी ध्यान से, तो वो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता था, लेकिन वहां पे हमें कंपलसरी नहीं होता था। जैसे कि एक होता था फिक्स्ड एसेट, उसमें सारे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट उसमें सारे करंट एसेट, लेकिन हम ऐसे करते नहीं थे। हमें प्लांट पहले दिखता था तो हम प्लांट पहले लिख देते थे, फिर हमें डेटर दिखाई दिया तो हमने डेटर लिख दिया, फिर हमें बिल्डिंग दिखाई दिया तो हमने बिल्डिंग लिख दिया, फिर हमें दिखाई दिया बिल रिसीवेबल, हमने उसके नीचे लिख दिया बिल रिसीवेबल। मतलब वो सीक्वेंस हम वहां फॉलो नहीं करते थे, और ना फॉलो करने के लिए सरकार हमें वहां बताती थी। ठीक है, मतलब प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट जैसे मर्जी वैसे बना लो, लेकिन ये पढ़ रहे हैं हम कंपनी के बारे में। इसके फाइनल अकाउंट जैसा बोला है वैसे ही बनेंगे। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 3 सेक्शन 129 के अंदर ये बताया गया है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाने। तो जैसे बनाने के लिए बोला है वैसे ही हमें बनाने होंगे, हमें बनाना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें सिर्फ उसका फॉर्मेट याद कर लेना है। फॉर्मेट आप ऐसे याद कर लेना जैसे डॉक्टर सुबह शाम की दवाई देता है ना आपको, एक बार सुबह देख लेना, एक बार शाम को देख लेना, और डेली देखते रहना आपसे लेके एग्जाम तक, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में। थोड़ा मैं अभी याद करा देता हूँ, थोड़ा सा मैं अभी याद करा देता हूँ। बैलेंस शीट के बच्चों दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, वो बनेगी वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में ऊपर नीचे। ठीक है, पहला बात तो ये कैसे बनेगी सर, वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। क्या क्या कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, फिर होगा एक नोट नंबर का, फिर होगा आपका एक करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और एक होगा प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब हमें करंट ईयर के जो फिगर्स हैं वो भी दिखाने हैं, और प्रीवियस ईयर वाले जो थे वो भी उसके अंदर दिखाने होते हैं। अब देखो याद कर लो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के दो पार्ट होंगे, एक होगा एसेट साइड, और एसेट से पहले होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। कितने पार्ट होंगे, दो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हुआ एक पार्ट, और दूसरा होगा एसेट। तो ये हो गए दो मोटे मोटे हेड। क्या चीज, बैलेंस शीट के दो ही तो साइड होती हैं बच्चों, लायबिलिटी और एसेट, और क्या नहीं समझ आया, अभी तो कुछ समझाना ही शुरू नहीं किया था मैंने, एक मिनट, अभी से दिक्कत आने लगी। क्या चीज, एक्स्ट्रा बताया था जो, कौन से दो एक्स्ट्रा, एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जिस साल की बैलेंस शीट बन रही है उस साल का, और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड मतलब पिछले साल के भी फिगर्स उसमें साथ में दिखाने पड़ते हैं ताकि कंपेयर कर सकें। ठीक है, जैसे आपने 2019 की अकाउंटिंग करी, तो 2019 के एंड में जो आप बैलेंस शीट बनाओगे वो 2019 आपका करंट ईयर और 2018 आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये दो रिपोर्टिंग पीरियड वहां पे हमें शो करने होंगे। क्लियर है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, वहां पे भी बैलेंस शीट दी होगी हमें, और 2 ईयर दिए होंगे हमेशा।
हमेशा हमें 2 ईयर गिवन होंगे। तो अभी आप पहले फॉर्मेट समझो। मैंने क्या बताया, एक साइड है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी साइड क्या है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद एसेट। एसेट साइड में बच्चों 2 ब्लॉक हैं, उसको मेन हेड कहते हैं। अब आ जाओ आप, ये तो 2 साइड हो गई बैलेंस शीट की, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। अब हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेन हेड, सब हेड और आइटम। आइटम्स हमें दिए होंगे और हमें बताना होगा इसका मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है। तो उसके लिए हमें पहले बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया आपको एसेट साइड में 2 पार्ट हैं, एक है आपका नॉन करंट एसेट और एक है आपका करंट एसेट। एसेट साइड में कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में आपके हैं 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में एक है शेयर होल्डर फंड, एक कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर है आपका नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। दोबारा सुन लो, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एनसीएल और सीएल। मतलब लास्ट वाले 2 तो कौन से हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। उससे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और एक है आपका शेयर होल्डर फंड। ये 4 ब्लॉक किसके अंदर, लायबिलिटी साइड में। कौन कौन से 4, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। याद हो गया। फिर आपके एसेट साइड में 2 ब्लॉक हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अरे वॉल्यूम 2 में बैलेंस शीट है ही नहीं, मैं जब भी तो नहीं पढ़ाया वहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना सिखाया जाता है। ठीक है, अभी पहले ये सब पढ़ो, फिर वो वाला टॉपिक इसे छोड़ा हुआ है मैंने शेयर कैपिटल का। ठीक है, वॉल्यूम 2 में कोई बैलेंस शीट नहीं है, वो अगर उन्होंने बना के दे दी होगी, सिर्फ शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दिखाया जाता है। तो ये हो गया आपके जो मोटे मोटे ब्लॉक मैंने बताए, इनको मेन हेड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मेन हेड। मेन हेड दोबारा सुन लो, लायबिलिटी साइड के 4 मेन हेड्स हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है आपका करंट लायबिलिटी। एसेट साइड के 2 मेन हेड्स हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है, अब बात आती है इनके सब हेड्स की। तो पहले हम लायबिलिटी साइड को पकड़ते हैं, एसेट साइड है। शेयर होल्डर फंड जो मेन हेड है पहला, शेयर होल्डर फंड, उसके 3 फर्दर सब हेड होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। 3 सब हेड होंगे उसके, एक होगा आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर आपका जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसका कोई सब हेड नहीं है, वो सिंगल लाइन है। तीसरा वाला जो ब्लॉक है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, उसके 4 सब हेड हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड हैं, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी में भी 4 हेड आपके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले तो इनके मेन मेन हेड याद रखने हैं। इस तरीके से आपको पहले इनके मेन हेड्स याद रखने हैं। मैं दिखाऊं बैलेंस शीट एक बार, वहीं से पढ़ते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। 1 मिनट रुको बस, शेयर कर देते हैं बैलेंस शीट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नोट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेंशियल्स क्या है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो या मैं समझा दूंगा अभी बाद में। फॉर्मेट पे आते हैं पहले, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक पेज पे सिर्फ लायबिलिटी साइड बनी हुई है। यहाँ पे आप देखो, मैं अभी लायबिलिटी साइड आपको समझा रहा था, दिख रहा है अब यहाँ पे आपको। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सर पहला ब्लॉक है मेरा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड पहला ब्लॉक है हमारा। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आपके पास है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अभी मैंने बताया था आपको 3 चीजें हैं इसके पास। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर आपका है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई सब हेड नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड है आपके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी में आपके 4 ब्लॉक हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये साइड दिख रही है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, अभी याद हो जानी चाहिए अभी के अभी।
अच्छा आप मुझे बताओ, कोई बच्चे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मैं वैसे ही पूछ रहा हूं जनरली, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मेन हेड और सब हेड बताओ। क्रेडिटर्स का मेन हेड और सब हेड, जो क्रेडिटर्स होंगे हमारे, लाइबिलिटी होती है ना क्रेडिटर्स, वो कौन से मेन हेड में और कौन से सब हेड में आएगी? पहले मेन हेड बताओ। मैंने बहुत आसान पूछा है इसलिए। अरे क्रेडिटर्स नहीं पता क्या? क्रेडिटर्स मेन हेड और सब हेड बताओ। कोई बता भी रहा है या फिर ऐसे ही बैठे हैं सब यहाँ? हाँ बिलाल कह रहा है करंट लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक। मेन हेड हो गया करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी की करंट लायबिलिटी होती है। अच्छा करंट लायबिलिटी में देखो चार चीजें दिखाई दे रही है, किसके अंदर जाएगा वो? बोरोइंग्स होता है क्या क्रेडिटर? क्रेडिटर्स बोरोइंग्स होता है? मैं जानना चाह रहा हूं तुम लोगों को 11th का कितना याद है। अरे भाई ट्रेड पेबल के अंदर आता है ना क्रेडिटर्स, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल दोनों को मिला दे तो ट्रेड पेबल होता है। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल दोनों को ऐड कर दे तो ट्रेड पेबल होता है। तो इसका मतलब क्रेडिटर का मेन हेड क्या हुआ? करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या हुआ? ट्रेड पेबल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समझ गए ना? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। अच्छा मुझे बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मेन हेड और सब हेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मेन हेड और सब हेड। जब भी किसी के आगे रिजर्व दिख जाए ना या सरप्लस दिख जाए, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में उठा के डाल देना सीधा। एक ट्रिक बता देता हूं मैं। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है वो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया मेन हेड, और रिजर्व एंड सरप्लस हो गया आपका, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया आपका सब हेड। मेन हेड क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हो गया आपका। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेन हेड और सब हेड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चलो मैं क्वेश्चन आंसर अभी कराता हूं आपको आगे, पहले एक बार एसेट साइड देख लेते हैं। ये देखो एसेट साइड में, एसेट साइड में मोटे मोटे दो ब्लॉक हैं, बड़े बड़े दो ब्लॉक हैं। एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। यहाँ पे ना थोड़ा बोल्ड करना भूल गया हूं मैं, तो थोड़ा दिक्कत होगी। देखो नॉन करंट एसेट और नीचे नंबर 2 पे लिखा हुआ है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में एक होगा आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में तीन चीजें, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, चार चीजें। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चार अदर आइटम्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आपका बी पार्ट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी पार्ट है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, और डी पार्ट है आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और ई पार्ट है आपका अदर नॉन करंट एसेट। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि नॉन करंट एसेट में कितने सब हेड हैं, तो आप कहोगे सर ए बी सी डी ई, पांच सब हेड है हमारे। पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट, दूसरा सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा सब हेड है हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और पांचवा है अदर नॉन करंट एसेट। और फिर हमारे पास जो पहला वाला था फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये हो गया। और करंट एसेट में कितने सब हेड हैं सर? ए से लेके एफ तक 6 सब हेड हैं इसके अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट। ठीक है, अभी मुझे बताओ पेटेंट, पेटेंट का मेन हेड और सब हेड बताओ जल्दी। पेटेंट्स का मेन हेड और सब हेड। जल्दी बताओ जल्दी। पेटेंट, नहीं नहीं नॉन करंट नहीं बताना हमें, चलो ठीक है नॉन करंट लिख दिया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नॉन करंट हो गया, मेन हेड और सब हेड, ठीक है। नॉन करंट, उसके बाद इंटेंजिबल, बिलाल बिल्कुल ठीक। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, तो नॉन करंट एसेट में वो इंटेंजिबल में जाएगा। ठीक है यहाँ पे। अच्छा लूज टूल्स, लूज टूल्स का मेन हेड और सब हेड। लूज टूल्स का मेन हेड और सब हेड।
अरे लूज टूल्स नहीं पढ़े तुमने? अकाउंट्स में हम पढ़ते थे 11th क्लास में। अरे जो नटवट कसने वाले सामान होते हैं लूज टूल्स, इन्वेंट्री होता है वैसे, ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है। करंट एसेट और इन्वेंट्री के अंदर आएगा ये डेटर, डेटर का मेन हेड और सब हेड। करंट एसेट मेन हेड और सब हेड, सब है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके टीएस ग्रेवाल वाली किताब में वो लिस्ट है नहीं, और वो लिस्ट बहुत काम आने वाली है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ आ गया? एक बार P&L अकाउंट का भी देख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। बैलेंस शीट के आइटम हमारे सिलेबस में हैं। बैलेंस शीट के आइटम को क्लासिफाई करना, मतलब कौन सा सब हेड है और कौन सा मेन हेड है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं इसका फॉर्मेट क्यों दिखा रहा हूं आपको, सर तीसरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो बस इसका फॉर्मेट आप देख लो। P&L अकाउंट आप बनाते थे, जितनी भी इनकम होती थी उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देते थे तो प्रॉफिट आ जाता था। वही काम यहाँ करा हुआ है, देखो नाम बदल गए बस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं नेट सेल। कंपनी ने कितना सामान बेचा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होता है आपका नेट सेल। फिर आपका है अदर इनकम, अदर इनकम हमने इसमें ऐड कर ली, तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू हो गया। अब इसमें से एक्सपेंस माइनस कर लो। एक्सपेंस में पहला दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, जिसको आप एडजस्टेड परचेज कहते थे किसी जमाने में। हाँ, इसके अंदर की ट्रीटमेंट नहीं आएगी, इसके अंदर के आइटम नहीं पूछेगा आपसे। जैसे मैं आपको अंदर के आइटम बता रहा हूँ ना, वो नहीं पूछेगा। बस आप फॉर्मेट देख लो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री निकालोगे ना आप, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, WIP का हो, या स्टॉक इन ट्रेड का हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। ध्यान देना है इस बात पे। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में हम क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस होगा। जब आप फॉर्मेट देखोगे बुक में आपको नजर आ जाएगी वो बातें। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये कह रहा है एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा कर लो, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे डाल दो, जैसे सैलरी, वेजेस या और भी कोई चीज जो एम्प्लॉय को हमने पे करी। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जितनी भी हैं, चाहे वो आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर हो या वो आपका इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हो, किसी भी तरीके का फाइनेंस कॉस्ट है उसको आप इस हेड के अंदर लाके मर्ज कर दो। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, वो कह रहा है चाहे आपने बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया, चाहे आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया, चाहे आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, जहां जहां डेप्रिसिएशन लगा है उन सारे डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके इस वाले ब्लॉक में लाके डाल दो। ठीक, फिर आपके अदर एक्सपेंस जो इन ब्लॉक में नहीं आ पाए, ए से लेके F तक में, उनको अदर एक्सपेंस के अंदर आप ले जाओ और सारे एक्सपेंस को ऐड कर लो, और इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नोट लिखा हुआ है नीचे एक, एज पर द स्कोप ऑफ CBSE सिलेबस एक्सेप्शनल आइटम, कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी होते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हमें आज पढ़ना नहीं है। अब दूसरे नोट्स पे आते हैं। ये फॉर्मेट हो गया एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और एक हो गया आपका किसका, P&L अकाउंट का फॉर्मेट। कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखो एक मिनट, एक सेकंड रुकना बस। कहाँ गया वो क्वेश्चन आंसर? दो अलग अलग फाइल बनाई थी मैंने, एक और फाइल कहाँ गई? एक मिनट। ये देखो बच्चों, ये लिस्ट है आपके पास, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को। किसी को प्रिंट आउट निकलवाना हो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये बहुत ही बढ़िया लिस्ट है, कोई भी आइटम छूटेगा नहीं इसमें। जैसे देखो ये कह रहे हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आपका जैसे मेन हेड हुआ शेयर होल्डर फंड,
मेन हेड के बाद सब हेड आपके हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर सब हेड के बाद आपको आइटम्स दिए हुए हैं। आपको एग्जाम में आइटम गिवन होगा, आइटम गिवन होगा और आपसे बोलेगा कि इसका मेन हेड और सब हेड बताओ। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो कहेगा करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं वो बता दो, या आप लायबिलिटी साइड बना के दिखा दो पूरी। वो कहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली पूरी बैलेंस शीट की एक साइड आप बना के दिखा दो। वो क्वेश्चन ज्यादा आसान है क्योंकि आप उसको रट लोगे बैलेंस शीट को। ये आइटम्स वाले क्वेश्चन है, कौन सा आइटम कौन से हेड में। जैसे शेयर कैपिटल में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस यही दो आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कितने सारे आइटम लिखे हुए, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, WCR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन P&L अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये तो आसान है, जहां पे रिजर्व आपको दिखाई दे तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे। फिर आपका है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका कोई आइटम नहीं है। नीचे आ जाओ आप, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई दे रहा है सबको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके साइड में लिखा हुआ है, इसमें डिबेंचर हो सकता है, टर्म लोन एंड बैंक्स हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, बॉन्ड, टर्म लोन एंड अदर लोन एंड एडवांस। इस तरीके से ना ये पूरी लिस्ट है। अब मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ रहा आपके सामने, ये आप लोग बाद में पढ़ लेना क्योंकि मुझे तो पता है कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ही पूरी लिस्ट दे रखी है नीचे तक। ये एक पेज हो गया। फिर अगले पेज पे ये फिर से दिया हुआ है। जैसे देखो कुछ आइटम और देख लेते हैं, कुछ आइटम और देख लेते हैं। आपका ये रहा, आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में देखो टेंजिबल में क्या क्या हो सकता है, इंटेंजिबल में क्या क्या हो सकता है, WIP में क्या क्या हो सकता है। फिर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में क्या क्या हो सकता है। मुझे लगा एक पेज आया नहीं इसका, एक पेज छूट गया। एक मिनट, अगला पेज होगा यहाँ पे। ये रहा, ये देखो आप इन्वेंट्री में देखो, इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, स्टोर एंड स्पेयर, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स। मैंने बताया था ना अभी लूज टूल्स। तो ऐसे आपको आइटम्स दिए होंगे और आपको बताना होगा मेन हेड और सब हेड क्या है। तो सर इसका तरीका यही है, ये प्रैक्टिस पे होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रह पाएगा। कुछ चीजें तो देखो ऐसी हैं 60% आइटम आपको पता है, बाकी के 30 से 40% पे मेहनत करनी है, जो आइटम हमने आज तक कभी सुने ही नहीं थे। तो उन पे हमें ज्यादा टाइम करना है यहाँ पे। ठीक है, आए क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन बैंक भी है इसी के अंदर। एक क्वेश्चन आप लोगों से ही करवा लेते हैं। जैसे ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व के आंसर इसमें दिए हुए हैं। कहां से क्वेश्चन करने हैं मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे ये देखो आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। ये कह रहा है अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन। तो आपको ये आइटम दे रखे हैं, नीचे आंसर लिखा हुआ है देखो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 है प्रोविजन फॉर टैक्स, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड कुछ नहीं होगा इसका क्योंकि ये खुद ही सब हेड है आपस में। ठीक है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी, मेन हेड और अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है ये, और ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 12, 11 तो डायरेक्ट है बिल्कुल, फिर 12 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आपको। एक काम करो, अपनी कॉपी निकालो सब लोग और इनके मेन हेड और सब हेड लिख लो जल्दी। देखते हैं कितने किसके सही होते हैं। क्लास बंद हो जाए तो ज्वाइन कर लेना क्योंकि बंद होने वाली है। इनके मेन हेड और सब हेड लिख लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में जो दे रखा है ना, 1 से लेके कितना है, रोमन संख्या मुझे आती नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 आइटम है। जल्दी लिख लो सभी। आपको मेन हेड और सब हेड लिख के दिखाना है खाली, मेन हेड और सब हेड इन 16 आइटम्स का, 16 आइटम्स का मेन हेड और सब हेड। जैसे पहले वाले का मैं बता दूं, मेन हेड होगा करंट एसेट और सब हेड होगा अदर करंट एसेट। दूसरा भी बता देता हूं चलो मैं। दूसरा आपका मेन हेड होगा नॉन करंट एसेट और सब हेड होगा आपका फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आपका, मेन हेड होगा नॉन करंट एसेट और आपका सब हेड होगा फिक्स्ड एसेट में ब्रैकेट में लिख देना इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वाला फिक्स्ड एसेट। ऐसे ही सारे लिखो जल्दी।
3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, यहां से आप चाहो तो चेक कर लेना पिछले साल का पेपर। मैं स्कैनर भी भेज दूंगा, इसका स्कैनर भी है मेरे पास। पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन, सब हेड और ये वाला क्लासिफाई करने वाला मेन हेड में। फिफ्थ नंबर पे है आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क। ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है बच्चों। ब्रांड वैल्यू या कोई ट्रेडमार्क होता है कंपनी का, वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो मेन हेड हो गया इसका नॉन करेंट, और सब हेड हो गया फिक्स्ड इंटेंजिबल। एक बार जो भी समझ आ रहा है ना लिख लो 16 के 16, फिर देखते हैं कितने सही होते हैं। 16 में से 10, 8, 9, अगर इतने भी सही हो जाए, अभी तो पहला ही दिन है, तो बहुत है। इसका मतलब आप अगर एक बार वो टेबल रिवाइज कर लोगे, तो मैंने शीट दी है अच्छे से, तो फिर गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में।